हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे और हमने काफ़ी टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर ली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली थी। क्यूबिक टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और उसके बाद में एक लेक्चर और किया था हमने, लेक्चर नंबर 5 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें हमने क्यूबिक क्रिस्टल के बाद में जो हमारे पास में देर आर थ्री टाइप, डायमंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, NaCl के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और एक और स्ट्रक्चर हमने आई थिंक डिस्कस की थी, NaCl डायमंड। आई थिंक जिंक सल्फाइड नहीं किया था, सीजियम क्लोराइड किया था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। एक डिस्कस की थी ये हमारे पास में NaCl थी। एक सेकेंड, हाँ, डायमंड किया था हमने। डायमंड के बाद में हमने किया था, ठीक है, ये डायमंड हो गया। NaCl किया था हमने, हाँ, HCP किया था हमने एक, ठीक है, पहले HCP किया था। यहाँ पे देखो जो NaCl क्रिस्टल है, यहाँ पे एक एक मिस्टेक थी जो यहाँ पे सही कर लेना। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। क्या मिस्टेक थी? यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल यहाँ पे मैंने बताया था NaCl क्रिस्टल में, फिर अपने आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये जो मिस्टेक थी यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो NaCl जो क्रिस्टल है हमारे पास में, इसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैंने तुम्हें बताया था, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो था हमारे पास में A³/4। ये मैंने तुम्हें बताया था, ये तो सही है, A³/4। लेकिन यहाँ पे जो परमिटिव यूनिट सेल मैंने बनाया था वो यहाँ पे मैंने गलत बना दिया था। जो परमिटिव यूनिट सेल बनेगा वो ये नहीं बनेगा। यदि ये होता तो वॉल्यूम देखो क्या होता हमारे पास में, यदि ये होता तो वॉल्यूम A³/8 होता। तो यहाँ पे हमारे पास में जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको करेक्ट कर लेना। तो हमारे पास में जैसे ये NaCl था हमारे पास में, ये जो स्ट्रक्चर थी ये NaCl की थी। इसमें जो मैंने कहा था जो Cl होगा वो FCC स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। यहाँ पे Cl होगा, यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा, इस पॉइंट पे Cl होगा, इस पॉइंट पे Cl होगा, ये FCC स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। और जो सोडियम होगा हमारे पास में Na, वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन को फॉर्म करेंगे। ये ऑक्टाहेड्रल पोजीशन होगी सारी हमारे पास में, यहाँ पे सेंटर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो परमिटिव यूनिट सेल होगा हमारे पास में वो ये वाला होगा। परमिटिव यूनिट सेल का मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ जो हमारे पास में एटम हो वो यहाँ पे 1 होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होने का मतलब है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बेसिस है हमारे पास में, एटम का मतलब बेसिस। अब यहाँ पे जो बेसिस होगी NaCl में, यहाँ जो बेसिस होगी वो 2 एटम बेसिस होगी। 2 एटम बेसिस, 2 एटम बेसिस का मतलब एक Na आ सकता है, एक Cl आ सकता है। 2 एटम बेसिस का मतलब एक Na एटम होगा, एक Cl एटम होगा हमारे पास में। 2 एटम बेसिस होगी। तो हमारे पास में जो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा वो ये वाला होगा, ये वाला। यहाँ पे देख सकते हो ये फेस है हमारे पास में, इस टाइप से ये पीछे से बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे Na होगा हमारे पास में, ये Cl होगा, ये Na होगा, और ये हमारे पास में सेंटर में Na होगा, और यहाँ फेस पे Cl होगा, ये Na होगा, और ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये Na होगा, ये Na होगा हमारे पास में, ठीक है। और ये Cl होगा, ये फेस पे यहाँ पे हमारे पास में ये Cl होगा हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में ये Na होगा हमारे पास में, ठीक है, और ये Na होगा। तो ये वाला होगा हमारे पास में स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर होगी, ये Cl होगा, यहाँ Na है, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी, ये जो लैटिस होगा हमारे पास में, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा A³/4, यहाँ पे जो लिखा था। ऐसे तुम चार वॉल्यूम तुम ऐड करोगे तो ये कंप्लीट NaCl की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ सोडियम देखो कितने, 1 2, और यहाँ पे Cl है 3 4 5 6, ऐसे 8 होंगे हमारे पास में, सॉरी 6 होंगे।
इनमें से ये है, ये कितना कवर कर रहा है इसका, ये कितना कवर कर रहा है और ये कितना कवर कर रहा है, ये तुम कैलकुलेट करोगे, ये कितना कवर कर रहा है, ये पोर्शन कितना कवर कर रहा है इसका, इसके अंदर कितना ये इनसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे ये आएगा, Na का भी हमारे पास में 1 एटम होगा और Cl का भी हमारे पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो गए, तो टोटल हमारे पास में 2 एटम होंगे यहाँ पे, एक Na एक Cl। यदि मोलिक्यूल की बात करेंगे तो NaCl कंबाइन की बात करेंगे तो NaCl कंबाइन हमारे पास में एक मोलिक्यूल होगा इस यूनिट सेल के अंदर, इसको कहेंगे अपने परमिटिव यूनिट सेल। और किस टाइप का परमिटिव यूनिट सेल है ये, 2 एटम बेसिस, 2 एटम बेसिस, मतलब एक बेसिस के ऊपर 2 एटम है हमारे पास में, ये मोनोटॉमिक नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक है। बेसिस हमने पढ़ी थी 2 टाइप की होती है स्टार्टिंग में, एक होती है जिसपे एक बेसिस पे एक ही एटम हो, दैट इज मोनोटॉमिक बेसिस, और दूसरी होती है हमारे पास में जिसपे एक बेसिस पे 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा एटम हो, दैट इज 2 एटम बेसिस, 3 एटम बेसिस, कुछ भी हो सकती है, तो ये 2 एटम बेसिस है। तो NaCl कंबाइंड हमारे पास में 1 और 1 होगा। तो यहाँ पे A³/4 तभी आ रहा है, अदरवाइज तुम यहाँ पे देख सकते हो ये मिस्टेक है, A³/4 वो कैसे आ जाएगा वो वॉल्यूम, या ये वाला वॉल्यूम A³/4 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे जो एटम बेसिस है हमारे पास में, इस वाले को रब कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने दोबारा चेक किया था, और वो अंदर वाला A³/4 नहीं हो सकता, वो A³/8 होगा वो, ठीक है। तो A³/4 ये होगा हमारे पास में, और ये 2 एटम बेसिस है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं, बाकी सारी चीजें क्लियर है, मैंने दोबारा चेक कर लिया था। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास में, वो है हमारे पास में, अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपने बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ग्रेफाइट अपने डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट के बाद में अपने डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में। विजिबल आई थिंक ये। अब अपने डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास में, दैट इज ग्रेफाइट, या ग्रेफीन भी कह देते हैं। ग्रेफाइट तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपने डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट, या पहले अपने डिस्कस करेंगे ग्राफीन, ग्राफीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ग्राफीन से ही ग्रेफाइट बनती है, ठीक है। यदि 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो वो ग्राफीन होगी, और 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो वो ग्रेफाइट होगी हमारे पास में। ग्राफीन की बहुत सारी लेयर्स को ऐड करते रहोगे तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बन जाएगी, वो अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे ग्राफीन डिस्कस करने के बाद में। अब जो ग्राफीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो ग्रेफाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास में, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्राफीन लेयर्स, बहुत सारी ग्राफीन की लेयर होगी हमारे पास में, तो वो कंप्लीट है ग्रेफाइट स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। अब जो ग्राफीन स्ट्रक्चर होती है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं मैं और उनको सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं। जो ग्राफीन स्ट्रक्चर होती है, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ग्राफीन स्ट्रक्चर, वो एक हनी कॉम्ब की तरह होती है। हनी कॉम्ब, ग्राफीन स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब की तरह होती है। और ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो 2 टाइप की हमारे पास में स्ट्रक्चर होती है ग्राफीन में। सबसे पहले तो कार्बन एटम होते हैं, यहाँ पे जो सभी एटम होंगे वो कार्बन एटम होंगे, कार्बन एटम होंगे, और ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। अब ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है क्या, देखो हमारे पास में 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होती है। दोनों देखने में सिमिलर लगती है लेकिन सिमिलर है नहीं। यदि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से। ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें कार्बन, हर एक पॉइंट पे कार्बन होगा, जो हमने HCP में भी डिस्कस किया था। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे कार्बन होगा, और यहाँ पे भी एक कार्बन स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये भी कार्बन होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सेंटर में भी एक कार्बन होगा। मतलब कोई भी पॉइंट तुम लो और उससे a डिस्टेंस चलो, तो यहाँ पे देख सकते हो जो एनवायरनमेंट है वो सेम रहेगा हर तरफ। यहाँ से एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में। यहाँ पे भी एक सेंटर में कार्बन होगा, लेकिन ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर नहीं होगी, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि किसी भी एटम से तुम किसी भी डायरेक्शन में चलो, एनवायरनमेंट है वो तुम्हें सेम देखने को यहाँ पे मिलेगा।
यहाँ पे एक सेंटर में भी होगा। कोई भी एटम यहाँ पे ले सकते हो, कोई भी कार्बन एटम ले सकते हो। दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसकी बात नहीं करें, जो ग्राफीन स्ट्रक्चर है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मतलब इस कार्बन एटम की बात करें तो इस कार्बन एटम से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये सभी ए डिस्टेंस है, सभी सिमिलर डिस्टेंस पे हमारे पास में, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। और इस कार्बन एटम की बात करेंगे तो इस कार्बन एटम से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, जैसे हमारे पास में इस कार्बन एटम की बात करेंगे तो इससे यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये हमारे पास में सेम टाइप का इन्वायरमेंट होगा। इसकी बात कर लो तो यहाँ पे तुम और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना सकते हो इस टाइप से, इस टाइप से एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसकी बात करेंगे तो यहाँ जा सकते हैं, 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 यहाँ जा सकते हैं। इस टाइप से फॉर्म कर सकते हो अलग अलग स्ट्रक्चर। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी उसको अपने कहेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। लेकिन जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होगी वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंस होगा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में, यहाँ पे मैं बना देता हूं। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होगी उसमें हमारे पास में जो सेंटर पॉइंट होगा, जैसे ये हमारे पास में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इस टाइप से, यहाँ पे हमारे पास में जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे एटम नहीं होगा, कार्बन एटम, इस सेंटर पॉइंट पे कार्बन एटम नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे इसको आगे मैं बढ़ाऊं तो इस टाइप से इसको बना सकते हो। इस टाइप की ये जो स्ट्रक्चर होगी ये हमारे पास में ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से कोई भी अपने ये एटम ले लें, ये ए एटम ले लिया हमने, इस एटम से अपने इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एनवायरनमेंट है वो ये हो सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। लेट्स से इसको अपने डिस्टेंस ले लेते हैं ए डिस्टेंस। ठीक है, ये ए डिस्टेंस है हमारे पास में। लेकिन इस एटम को कंसीडर करें तो इसका जो एनवायरनमेंट है वो इस ए के जो एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग है। जो बी एटम है, ये जो बी कार्बन एटम है, इसका जो एनवायरनमेंट होगा वो ए के एनवायरनमेंट से थोड़ा डिफरेंट होगा। बी में अपने इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, इस एटम की बात करें तो इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा, लेकिन ए के जैसा ही एनवायरनमेंट होगा, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास में दो डिफरेंट टाइप के एटम होंगे। तो इसको अपने कहेंगे जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में वो टू एटम बेसिस होगी, टू एटम बेसिस। एक हमारे पास में ए टाइप का होगा, एक बी टाइप का होगा। ये ए एटम है, ये बी है, ये ए होगा, ये हमारे पास में बी होगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास में ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। ठीक है, ये बी होगा हमारे पास में, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है हमारे पास में। तो यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप के हमारे पास में एटम होंगे। एटम अपने देखो है कार्बन एटम ही, लेकिन उसको अपने टू टाइप का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है दोनों टाइप का वो अलग अलग है। लेकिन जब हेक्सागोनल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एनवायरनमेंट सेम था हर एक एटम का, क्योंकि पॉसिबल 6 डायरेक्शन में जा सकते थे और पॉसिबल 6 डायरेक्शन हर एक एटम के लिए डिफाइन कर सकते थे। यहाँ पे देर आर ओनली 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन है तो ए में दो ये डायरेक्शन जा रही है, एक ये जा रही है। लेकिन बी की बात करेंगे तो बी में हमारे पास में बी एटम के एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो दो इधर जा रही है हमारे पास में और एक इधर जा रही है। तो बी और ए का जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी उसको अपने कहेंगे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में हमारे पास में एक कार्बन एटम है वो 3 नियर बाय कार्बन एटम को शेयर करेगा। तो एक कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है वो 3 नियर बाय कार्बन एटम को शेयर करेगा। ये लिख देता हूं पॉइंट में, लिख लेना इसको। तो इससे अपने यूनिट सेल बनाना है अब हमें। ठीक है, इन हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वन कार्बन एटम शेयर्ड 3 नियर बाय कार्बन एटम।
शेयर्ड बाय 3 नियर बाय कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम 3 नियर बाय कार्बन एटम से बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम की जो वैकेंसी होती है वो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक वैकेंसी खाली रहेगी। तो इस वजह से ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि एक वैकेंसी खाली रहती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है। और 3 डायमेंशन में बात करें तो 3 डायमेंशन में 1 कार्बन एटम इज शेयर्ड बाय 6 नियर बाय कार्बन एटम। 3 डायमेंशन में बात करें, इन 3 डायमेंशन थोड़ी स्ट्रक्चर इसकी कॉम्प्लिकेटेड होगी। 3 डायमेंशन में वो ग्रेफाइट की तरह बिहेव करेगा। इन 3 डायमेंशन 1 नियर बाय कार्बन एटम शेयर्ड बाय 1 कार्बन एटम in 3 dimension 1 carbon atom shared by 6 nearby कार्बन एटम। वो 3 डायमेंशन की इसकी स्ट्रक्चर होगी, जो अपने ग्रेफाइट में आगे डिस्कस करेंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। तो ये हमारे पास में ग्रेफाइट ग्रेफीन स्ट्रक्चर होगी। अब यदि इसके यूनिट सेल की बात करें तो इसका यूनिट सेल, इस स्ट्रक्चर का जो यूनिट सेल है हमारे पास में, वो किस टाइप का होगा। अब यूनिट सेल हमेशा फॉर्म किया जाता है सेम टाइप के एटम से, सेम टाइप की बेसिस से। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के हमारे पास में बेसिस, जैसे NaCl डिस्कस किया था, बाकी तो NaCl डिफरेंट टाइप का डिस्कस किया था, और तो बाकी तो सेम एटम वाले ही थे। NaCl में या तो सोडियम सोडियम एटम को सभी को मिला दो तो वो एक क्रिस्टल, एक यूनिट सेल को फॉर्म करेंगे, या सभी Cl को आपस में कनेक्ट कर दो तो वो एक हमारे पास में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको एक यूनिट सेल को फॉर्म करते हैं। तो वहां पे जो सोडियम क्लोराइड जो स्ट्रक्चर थी वो हमारे पास में सोडियम और जो Cl है उन दोनों की जो स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर थी वो आपस में इंटरपेनिट्रेट कर रही थी। 2 FCC थी, एक Na की एक Cl की, 2 आपस में इंटरपेनिट्रेट कर रही थी। तो वहां से कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रही थी, जिसको अपने कह रहे थे 2 एटम बेसिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पे अभी हमारे पास में है दोनों कार्बन एटम, लेकिन ये 2 एटम बेसिस है, क्योंकि दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट टाइप का है। तो यहाँ पे भी हमें यूनिट सेल फॉर्म करने के लिए एक टाइप का कार्बन एटम लेना पड़ेगा और उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट सेल की बात करें यहाँ पे, तो ये यूनिट सेल ए टाइप के या बी टाइप के एटम को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ए टाइप के एटम है उनको अपने कनेक्ट कर देते हैं। ए टाइप का एटम ये वाला है हमारे पास में, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे भी ये आगे स्ट्रक्चर भी फॉर्म करो इसको, तब ये यूनिट सेल बनेगा कंप्लीट। ठीक है, इस टाइप के हमारे पास में स्ट्रक्चर होगी ये। और यहाँ से देखो, अब जो ए एटम को सभी को कनेक्ट कर दो, ये ए एटम होगा हमारे पास में, ये ए एटम होगा, ये वाला ए एटम होगा, इसको इससे कनेक्ट कर दो। ये वाला हमारे पास में, ये ए है तो ये बी होगा, ये बी है तो ये ए होगा हमारे पास में, इसको इससे कनेक्ट कर दो, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दो, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दो। ये जो स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में, ये वाली स्ट्रक्चर, ये एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारे पास में ग्राफीन है उसके यूनिट सेल को ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें ए टाइप का, ये जो सभी हमारे पास में जो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं इस यूनिट सेल की, वो ए टाइप का है, और यहाँ पे एक सेंटर में भी ए टाइप का है, और यहाँ पे हमारे पास में 3 बी टाइप के भी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में, अब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 6 हमारे पास में सेम टाइप के कार्बन एटम है, और एक सेंटर में भी हमारे पास में कार्बन एटम है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 बी टाइप के एटम भी है। इस स्ट्रक्चर से ये जो यूनिट सेल बन रहा है, इस यूनिट सेल से यदि हम इसको कंपेयर करें, क्या हो गया ये, एक सेकेंड, दोनों यूनिट सेल को अपने कंपेयर करें। ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है आई थिंक। हाँ,
यही गड़बड़ होती है यदि प्रैक्टिस ना हो तो ज़्यादा। हाँ, ये देखो यदि हमारे पास में दोनों को यदि कंपेयर करें अपने, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये वाले स्ट्रक्चर जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, इसमें सेम टाइप के 6 कार्बन एटम ए टाइप के, लेकिन यहाँ कोई भी बी टाइप का एटम नहीं है। लेकिन हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की यूनिट सेल की बात करें, ग्राफीन के यूनिट सेल की बात करें, तो वो भी सेम इसी टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, ए टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी एक टाइप का है, यहाँ पे हमारे पास में बी टाइप के भी है। यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारे पास में, ये देख सकते हो 3 बी टाइप के हमारे पास में कार्बन एटम भी यहाँ पे आ रहे हैं जो डिफरेंट टाइप है। एक यहाँ आ रहा है हमारे पास में, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। ये 3 बी टाइप के हमारे पास में, ये हमारे पास में इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी इसको कहेंगे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। और ये जो डिस्टेंस थी वो तो ए थी, लेकिन ये ए नहीं होगी, इसको ए प्राइम कंसीडर कर लो। ये जो हमारे पास में लैटिस पैरामीटर होगा इसका, इस यूनिट सेल का, वो ए नहीं होगा, ये ए था, ये हमारे पास में ए था, ये वाला जो पैरामीटर था वो ए था, ये ए था हमारे पास में, ये ए था, ये ए था, ये ए था। लेकिन ये जो एक्चुअल अब हमने हनीकॉम्ब जो स्ट्रक्चर है इसका यूनिट सेल लिया, इसका ये जो लैटिस पैरामीटर है उसको ए प्राइम कंसीडर कर लो। तो ए प्राइम की वैल्यू हमें ए की टर्म्स में हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी, ये हमारे पास में जो ग्राफीन स्ट्रक्चर है उसका यूनिट सेल होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं, दिस यूनिट सेल इज नॉन परमिटिव यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल होगा ये नॉन परमिटिव यूनिट सेल होगा हमारे पास में। आई होप इतना समझ में आया हो ये तुम्हें। दिस यूनिट सेल इज नॉन परमिटिव। नॉन परमिटिव क्यों है? नॉन परमिटिव यूनिट सेल क्योंकि जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो हमारे पास में मोर देन 1 है यहाँ पे, इस वजह से ये नॉन परमिटिव यूनिट सेल होगा। कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे इस कंप्लीट यूनिट सेल के अंदर? ये होंगे हमारे पास में 1/6 × 6 + 1 + 3। ठीक है, ए टाइप के होंगे 1/6 × 6 + 1 + 3, तो 3 + 1 4, 4 + 1, आई थिंक यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी मैंने, 1/3 × 6 होगा वो, ये 1/3 × 6 होगा क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना ये, सॉरी 120 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, 120 का एंगल बना रहा है तो 120 डिवाइड बाय 360, तो ये आएगा 1/3, तो 1/3 × 6, तो ये आएगा हमारे पास में 2 + 1 + 3। तो हमारे पास में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे यहाँ पे, जो नेट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे वो हमारे पास में कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, अब अपने बात करते हैं यहाँ पे, रिलेशन निकालते हैं अपने, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में। आई थिंक ये इतना क्लियर हुआ है सभी को, इसको एक बार नोट कर लो। जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है हमारे पास में इस यूनिट सेल के अंदर वो कितने हैं? टोटल 6। इस वजह से ये एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की तरह बिहेव कर रहा है। 3 बी टाइप के हैं, ये सभी है कार्बन एटम, एक ए टाइप का है। लेकिन अब हमें इसमें रिलेशन निकालना है। ये जो रिलेशन है हमारे पास में ए प्राइम का ए के साथ में क्या रिलेशन है, इस डायग्राम में देख सकते हो। यहां कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, ए प्राइम का ए के साथ में हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है। रिलेशन बिटवीन ए प्राइम एंड ए प्राइम क्या है हमारे पास में? ए प्राइम है जो हमने अभी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का यूनिट लैटिस वेक्टर, यूनिट लैटिस हमारे पास में बना है, जो यूनिट सेल बना है, लैटिस यूनिट सेल बना है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का, उसका जो लैटिस पैरामीटर वो ए प्राइम है। तो इस ट्राइंगल को देख सकते हो, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से अपने क्या लिख सकते हैं? इस ट्राइंगल से अपने ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये ए है हमारे पास में, ये ए है और ये ए प्राइम डिस्टेंस है। ये एंगल हमारे पास में कितने का होगा? ये एंगल हमारे पास में 120 का है, टोटल 180 होता है, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा।
तो ए प्राइम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ए प्राइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, या cos 30 एंगल, यहाँ पे cos 30 क्या होगा हमारे पास में, cos 30 होता है हमारे पास में बेस अपॉन, बेस है ए प्राइम बाई 2, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस हो गया। इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इस ट्राइंगल में जो बेस है हमारे पास में वो कितना है, ए प्राइम बाई 2 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए, तो ए प्राइम बाय 2 आ जाएगा हमारे पास में ए कोस 30, तो ए प्राइम आ जाएगा 2a कोस 30 कितना होगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3a। तो a प्राइम आ गया हमारे पास में √3a, तो a प्राइम आ गया। अब हमारे पास में देखो जो नेक्स्ट है, तो a कितना आ जाएगा हमारे पास में, a और a प्राइम में डिफरेंस पता है ना क्या है, a है हमारे पास में a प्राइम बाय √3, a प्राइम है हमारे पास में लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का ये लैटिस पैरामीटर है। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, नियरेस्ट, अपने बात करते हैं अब नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी बात करते हैं। नियरेस्ट नेबर की बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हो, यदि हम इसको ए एटम कंसीडर करें, इसको ए एटम कंसीडर करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, ये हमारे पास में सेंटर एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये इसके तीनों नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं। या आपने इसको कंसीडर करें तो इसके नियरेस्ट नेबर एक ये हो सकता है, यहाँ बी टाइप का होगा, यहाँ बी टाइप का होगा, ये बी टाइप का होगा, ये बी टाइप का होगा, तो ये ए डिस्टेंस है हमारे पास में, तो ये नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास में 3, 3 नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करें तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी है, ए, तो ए और ए प्राइम में क्या रिलेशन है, ए प्राइम बाय √3, ए प्राइम है लैटिस पैरामीटर, ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस ए प्राइम है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये ए है हमारे पास में, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ए कौन सा लिया हमने, ए जब हम हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर ले रहे थे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में जो यूनिट सेल है उसका जो लैटिस पैरामीटर वो ए प्राइम है, और ए हमारे पास में जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ली थी, या हम कह सकते हैं 2 कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है, 2 सेम टाइप के सेम इन्वायरमेंट के जो कार्बन है उनके बीच की डिस्टेंस ए है। जो 2 डिफरेंट टाइप के हमारे पास में कार्बन एटम है उनकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में ए प्राइम है, ठीक है, या ए प्राइम हम कह सकते हैं लैटिस पैरामीटर है हमारे पास में। क्लियर है, ए प्राइम हमारे पास में लैटिस पैरामीटर है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में जो यूनिट सेल है। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है। अब यदि हम यहाँ पे रिजल्ट रिलेशन फाइंड करें बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर, एटॉमिक रेडियस और लैटिस पैरामीटर में क्या रिलेशन है। एटॉमिक रेडियस हमारे पास में r है। अब जो नियरेस्ट नेबर है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो नियरेस्ट नेबर एक ए टाइप का एटम है और इसके जो नियरेस्ट नेबर है वो बी टाइप का एटम है, और ये आपस में टच कर रहे होंगे, मैंने वहां पे अलग अलग बनाया था लेकिन ये आपस में दोनों टच कर रहे होंगे, ये ए टाइप का एटम है और ये बी टाइप का एटम है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, और वो कितनी है हमारे पास में ए, और ए कितना है हमारे पास में ए प्राइम बाय √3, और ये किसके इक्वल है, ये है 2r के इक्वल, तो r कितना आ जाएगा हमारे पास में ए प्राइम बाय 2√3, तो ये हमारे पास में रिलेशन होगा एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर में। आई होप इतना समझ में आया हो, इसको नोट करो एक बार फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड नियरेस्ट नेबर की अपने बात करें, देखो जो डायग्राम था हमारे पास में, सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे पास में कितने होंगे और सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, ये देख सकते हो। ये हमारे पास में यूनिट सेल था, यहाँ पे सेकंड नियरेस्ट नेबर कितना होगा, ये हमारे पास में, ये यदि हमने एटम लिया था तो इसके
फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारे पास में 3 थे, यदि बी टाइप का हमने एटम कंसिडर किया था तो ये ए टाइप का और ये ए टाइप का और ये ए टाइप का, ये हमारे पास में 3 नियरेस्ट नेबर थे। यदि अपने बात करें यहाँ पे सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सेकंड नियरेस्ट नेबर इसके कौन से होंगे, सेकंड नियरेस्ट नेबर इसके बी वाले ही होंगे, सेम टाइप वाले, ये वाले, ये बी होगा, ये बी होगा, एक इधर बी होगा, एक इधर बी होगा, हमारे पास में ये वाला बी होगा, एक ये वाला बी होगा, ये वाला बी होगा। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पे 6 सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 3 थे, सेकंड नियरेस्ट नेबर 6 होंगे, और किस डिस्टेंस पे होंगे वो, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यदि इसकी बात करें तो इस ए एटम की बात करें, इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन सा है, ये वाला सेकंड नियरेस्ट नेबर है, ये वाला हमारे पास में सेकंड नियरेस्ट नेबर है। ऐसे ही एक इधर होगा, एक इधर होगा, ऐसे 6 हमारे पास में, ये वाला सेकंड नियरेस्ट नेबर है। ऐसे हमारे पास में टोटल 6 सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे, और डिस्टेंस कितनी होगी, ए प्राइम डिस्टेंस होगी। ए प्राइम क्या है, लैटिस पैरामीटर, ठीक है, इस यूनिट सेल का। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सेकंड नियरेस्ट नेबर। ये आज बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, इसको आई थिंक नया पेज ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट नेबर की अपने बात करें, सेकंड नियरेस्ट नेबर, तो नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर नंबर कितना होगा हमारे पास में, 6 होगा। और सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करेंगे तो सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी हमारे पास में ए प्राइम। तो ए प्राइम है हमारे पास में, ए प्राइम कितना है हमारे पास में, यहाँ पे देख सकते हो, जो ए प्राइम है वो है √3a। अब देखो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन देगा, जब जब एग्जाम में मान लो इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना भाई ए कौन सा है, ए प्राइम कौन सा है, कंफ्यूज मत हो जाना वहां पे, ए को ए प्राइम कर दो, ए प्राइम को ए कर दो। यहाँ हमने ए प्राइम कौन सा लिया, ए प्राइम लिया हमने जो, तो सेम टाइप का जो इन्वायरमेंट के एटम है उनके बीच की डिस्टेंस ए है, ए प्राइम है उनके बीच की डिस्टेंस। इसको लैटिस पैरामीटर भी अपने यहाँ पे कह देते हैं। जैसे ये हमारे पास में है, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, ये टाइप, ये जो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये ए प्राइम है हमारे पास में, और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में ए है, ए से बी वाली डिस्टेंस, ये ए प्राइम है हमारे पास में। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर 6 होंगे, और जो सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी वो हमारे पास में ए प्राइम होगी। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं एरिया ऑफ यूनिट सेल। जो हमारे पास में यूनिट सेल हमने बनाया है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल। जो अभी हमने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल फॉर्म किया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। अब यूनिट सेल यहाँ पे कौन सा है हमारे पास में, ए टाइप को हमने मिलाया था यहाँ पे, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को दोबारा बना दो यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। एक यूनिट सेल कंसीडर कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है, लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए से ए वाले कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दो, ए से ए वाला ये कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये कनेक्ट कर दो, एक सेकंड, ये कनेक्ट कर दो, एक सेंटर में रहना चाहिए ना, ये भी ए है, ये बी है, और यहाँ से हमारे पास में ये वाला कनेक्ट कर दो, फिर उसके बाद में ये वाला कनेक्ट कर दो, फिर उसके बाद में ये वाला कनेक्ट कर दो। ये जो स्ट्रक्चर होगी ये हनीकॉम्ब लैटिस यूनिट सेल होगा, ये वाले स्ट्रक्चर। आई थिंक बनाना आ गया ये सभी को, किस टाइप से बनाना है इसको। ये जो स्ट्रक्चर होगी ये हमारे पास में यूनिट सेल होगा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया कैसे बहुत तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, अलग अलग टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से इस ट्राइंगल की अपने बात कर लेते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारे पास में, और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो।
ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और फिर ये जो अंदर स्क्वायर है एक, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर, ये डिस्टेंस ऐसे है, ये डिस्टेंस तुम्हें ऐसी दिख रही है, टेढ़ी सी दिख रही है लाइन, कुछ एंगल पे दिख रही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, इसको एंगल पे मत कंसीडर करना। ये एक रेक्टेंगुलर है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो इस टाइप से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, सभी को ऐड कर दो तो हमारे पास में एरिया ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर लो फटाफट से। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, ये ए प्राइम डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो एंगल है वो 30 होगा हमारे पास में, ये 120 का एंगल होगा। तो इस ट्राइंगल को यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ देख सकते हो। तो ये हमारे पास में ये ट्राइंगल बना दिया मैंने यहाँ पे, ये 30 एंगल होगा, ये ए प्राइम होगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में ये 120 का एंगल होगा। तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, ये कितनी होगी, ठीक है। तो cos 30 क्या होगा? cos 30 होगा पर बेस अपॉन बेस ये है, इस डिस्टेंस को ए एच ले लो, बेस ए एच अपॉन हाइपोटेनस ए प्राइम, तो ए एच कितना हो जाएगा? ए प्राइम इंटू कोस 30 हो जाएगा √3/2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? √3 ए प्राइम। ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि ए एच का जस्ट डबल कर दो तो √3 ए प्राइम, ये हमारे पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारे पास में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास में? बेस है √3 ए प्राइम, और हाइट कितनी होगी इसकी? ये देखो, ये वाली हाइट, हमें हाइट निकालनी है, ये वाली, ये वाली। और ये कैसे निकालें अपने? ये निकालने के लिए हमें यहाँ पे, ये यहाँ से निकाल सकते हो तुम, यहाँ से निकाल सकते हो। ये cos 60 है, तो cos 60 क्या होगा? cos 60 होगा हमारे पास में, cos 60 होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ये हाइट, अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास में? ए प्राइम। तो h आ जाएगा A'/2, तो ये हाइट हो जाएगी, तो h आ जाएगा A'/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3 A'² 4। ये हमारे पास में इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और कितने ट्राइंगल है टोटल? 2 ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो टोटल एरिया आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू √3 A'² प्लस, और जो हमारे पास में जो स्क्वायर है, ये जो डिस्टेंस है ये ए प्राइम है, ये वाली डिस्टेंस, ये ए प्राइम है, ये भी ए प्राइम डिस्टेंस, और ये √3 ए प्राइम हमने निकाला ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है, वो आ जाएगा हमारे पास में √3 ए प्राइम बेस, ये होगा हमारे पास में लेंथ इंटू विड्थ, √3 ए प्राइम इंटू ए प्राइम। तो ये आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 A'² प्लस √3 A'², ठीक है। तो √3 A'² कॉमन आ गया, 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/2 √3 A'²। तो ये हमारे पास में टोटल एरिया होगा यूनिट सेल का, 3√3/2 A' का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में यूनिट सेल का टोटल एरिया होगा। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एरिया निकल गया। यदि अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, परमिटिव यूनिट सेल यहाँ पे कौन सा होगा? यदि परमिटिव यूनिट सेल की बात करें, परमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास में? परमिटिव यूनिट सेल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है हमारे पास में कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या इफेक्टिव नंबर ऑफ बेसिस 1 हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ बेसिस 1 होना चाहिए, और कोई उसके कॉर्नर्स के अलावा किसी और पॉइंट पे कोई एटम नहीं आना चाहिए, उसको अपने कहेंगे परमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो परमिटिव यूनिट सेल बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो कुछ इस टाइप का बनेगा, देख सकते हो। मैं यहाँ पे अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। जो परमिटिव यूनिट सेल बनेगा हमारे पास में,
वो कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे जो सभी ए वाले पॉइंट है, इसको, ये तो बी वाला है, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दो, ए को ए से, इसको इससे कनेक्ट कर दो और इसको इससे कनेक्ट कर दो। ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होगी, इस स्ट्रक्चर को अपने कहेंगे परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल में देखो, इसको मैं अलग से बना देता हूं, ये हमारे पास में परमिटिव यूनिट सेल होगा। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ये 120 होगा, ये 120 होगा। दो एंगल 120 के होंगे हमारे पास में, और दो एंगल हमारे पास में 60 डिग्री के होंगे, और ये हमारे पास में बी एटम होगा, ठीक है। ये दोनों, ये चारों कार्बन एटम है, लेकिन ए और बी टाइप का क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो जो 60 डिग्री के एंगल बना रहे हैं हमारे पास में, जो ए टाइप के हैं, सबसे पहले ए टाइप की बात करें तो ए टाइप के कितने होंगे? 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60/360 इंटू 2, प्लस 120 का एंगल बना रहे हैं, 120/360 इंटू 2, तो 60/360 1/6 इंटू 2, 1/3 इंटू 2, तो 2/3 एंड 2/6, 6 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1/3 प्लस 2/3, तो ये आ जाएगा 1। बी टाइप के भी 1 होंगे, बी टाइप का भी हमारे पास में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो 1 होगा। ए टाइप का भी 1 होगा, बी टाइप का भी 1 होगा। टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 2। तो ये 2 एटम बेसिस है, 2 एटम बेसिस यूनिट सेल होगा। और इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? ये परमिटिव यूनिट सेल है। परमिटिव का मतलब है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होने चाहिए, लेकिन यदि बेसिस 2 है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ बेसिस 1 होनी चाहिए, लेकिन 2 एटम बेसिस है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बेसिस 1 ही है हमारे पास में, क्योंकि जो बेसिस है हमारे पास में वो 2 एटम बेसिस है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, एक ए टाइप का, एक हमारे पास में बी टाइप का। बी टाइप का तो कंप्लीट इसके अंदर ही आ जाएगा। ए टाइप के हमारे पास में जो इफेक्टिव होगा वो 1 होगा। तो ये ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे कितने परमिटिव यूनिट सेल बनेंगे इसके अंदर? देख सकते हो, ऐसे हमारे पास में टोटल 3 परमिटिव यूनिट सेल बनेंगे। 3 परमिटिव यूनिट सेल बनेंगे। कौन कौन से? एक तो ये वाला बन गया, और बाकी एक ये वाला बन जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और एक ये थर्ड हो जाएगा। सभी में एक बी आ रहा है, इसमें भी एक बी आ रहा है, इसके अंदर भी एक बी आ रहा है, और इसके अंदर भी एक बी आ रहा है। तो जो हमारे पास में ये, हमारे पास में जो ये ग्राफीन के अंदर जो यूनिट सेल है वो 3 टाइप के परमिटिव यूनिट सेल को कंटेन करता है। जैसे NaCl में वो 4 टाइप के, NaCl जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसका जो कंप्लीट यूनिट सेल था, जो क्यूबिक क्रिस्टल था, उसमें 4 टाइप के परमिटिव यूनिट सेल थे। हर एक का वॉल्यूम कितना था? 1^4, 1^4, 1^4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में सॉरी 3 टाइप के होंगे, ये पॉइंट लिख देता हूं मैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ primitive unit cell in complete unit cell of graphene structure, या हम कह सकते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल के अंदर 3 परमिटिव यूनिट सेल होंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ परमिटिव यूनिट सेल इन नॉन परमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम ये जो एरिया निकाला है ना हमने, टोटल एरिया, ये 2 डायमेंशनल एरिया है, क्योंकि इसको 2 डायमेंशनल में अपनी स्टडी कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है 2 डायमेंशन में जब भी अपनी स्टडी करते हैं तो 2 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर है वो लूज पैक होगी या क्लोज पैक होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? वो कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगा और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन डिसाइड करेगा। यहाँ पे 2 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इट शुड बी 6 या मोर देन 6। तो यहाँ पे यदि 2 डायमेंशन की बात करें, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 6 से ज़्यादा है तो वो क्लोज पैक होगी, यदि 6 से कम है तो वो लूज पैक स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास में वो 3 है, विच इज लेस देन दी 6।
ठीक है, तो हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर होगी वो किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, लूज पैक स्ट्रक्चर होगी, इट इज लूज पैक स्ट्रक्चर, लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है विच इज लेस देन 6, 6 होना चाहिए 2 डायमेंशन में टू फॉर्म ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास में। और बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, यदि अपने बात करें, यदि अपने बात करें यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ। यदि अपने बात करें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया की बात करें, कितना होगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया, ये मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया, ये जो यूनिट सेल है इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं 6, और इसका एरिया कितना था, एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया था 3√3 a² 2, ए प्राइम स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर नहीं लिया हमने, ए प्राइम लिया। ठीक है, ए प्राइम और ए में रिलेशन भी लिखा हुआ है हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 × 2 3√3 ए प्राइम स्क्वायर। ठीक है, 3 से ये तो 4/√3 ए प्राइम होल स्क्वायर, और ए प्राइम क्या है, ए और ए दो दो सेम टाइप के हमारे पास में जो कार्बन एटम है उनके बीच की डिस्टेंस है ए प्राइम। ठीक है, तो ये हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है। यदि एटॉमिक रेडियस हमने कैलकुलेट कर ली ए प्राइम बाय 2r = a प्राइम बाय √3, वो हमारे पास में रिलेशन निकाल लिया था। और ये जो पैकिंग है वो हमारे पास में लूज पैक, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, देखो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ये 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगी हमारे पास में 2 डायमेंशन में क्या होगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम सॉरी एरिया ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, एरिया ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल अपॉन एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं 6, एक एटम का एरिया कितना है πr², क्योंकि 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में वॉल्यूम था, तो 2 डायमेंशन में वो एक डिस्क की तरह बिहेव करेगा जो एटम है। एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना है, अभी निकाला था हमने 3√3 ए प्राइम स्क्वायर अपॉन 2, ये एरिया ऑफ यूनिट सेल है। और आर हमारे पास में है 2r = ए प्राइम बाय √2, यही थी ना, 2r = ए प्राइम बाय √2 था ना, या √3 था, √3 था यहाँ पे, ए प्राइम बाय √3 ये हमने निकाला था। तो आर कितना आ जाएगा ए प्राइम बाय 2√3, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 × पाई, आर कितना है हमारे पास में ए प्राइम स्क्वायर अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 ए प्राइम स्क्वायर अपॉन 2, तो ए प्राइम स्क्वायर से ए प्राइम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 पाई इंटू 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2√3 मतलब 4 × 3 × 3√3, ठीक है, 2 ऊपर चला गया था, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो π/3√3, और π/3√3 हमारे पास में कितना होता है 60.4%, 60.4%। तो ये हमारे पास में लूज पैक्ड स्ट्रक्चर होगी, तो हम कह सकते हैं लगभग 60% एरिया हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का जो यूनिट लैटिस है वो 60% एरिया है, उसके अंदर जो एटम है वो उसका 60% एरिया कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में है ग्राफीन स्ट्रक्चर। तो ग्राफीन स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब अपने ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट भी ग्राफीन से ही बनता है। ठीक है, ये याद रखना, जितने मैंने पॉइंट लिखवाए इनको नोट कर लेना। क्लियर है ये?
या आई थिंक पीडीएफ फाइल थोड़ी हैवी हो चुकी है, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है इसमें। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो है, नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं सीजियम क्लोराइड। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सीजियम क्लोराइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड। अब जो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, जैसे हमने NaCl डिस्कस किया था, और NaCl में हमने डिस्कस किया था कि जो सोडियम होंगे हमारे पास में और जो Cl होगा, जो Cl का जो साइज होता है वो सोडियम से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी लार्ज साइज होता है Cl का। तो इस वजह से जो Cl है वो FCC स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और जो हमारे पास में जो Na है वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे होते हैं। लेकिन अपने सीजियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इनका जो साइज होता है वो लगभग कंपेरेबल होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है भाई एक का साइज बहुत बड़ा है और एक का साइज बहुत कम है, ऐसा नहीं है, लगभग सेम साइज होता है। तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ, इसको BCC भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली BCC नहीं कहेंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसको मैं लिख देता हूं एक लाइन में, इट इज फॉर्म, इट इज, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू interpenetrating simple cubic structure, simple cubic structure, one at origin of one at, एक का जो origin होगा, origin of one at 0 0 0 and origin of other at a/2 a/2 and a/2। तो दो इंटरपेनिट्रेटिंग हमारे पास में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होंगे, ठीक है, और एक का जो हमारे पास में सेंटर होगा वो ओरिजिन पे होगा, सॉरी एक का ओरिजिन हमारे पास में 0 0 0 पोजीशन पे होगा, और दूसरे का जो ओरिजिन होगा वो हमारे पास में ये लेट्स से सीजियम एटम हमारे पास में, ये सीजियम है, ये सीजियम है, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, सीजियम सीजियम। और जो दूसरा होगा हमारे पास में, जो Cl होगा हमारे पास में, वो उसका जो ओरिजिन होगा वो इस पोजीशन पे होगा। ये जो पोजीशन है हमारे पास में ये है a/2 a/2 एंड a/2, ठीक है, और ये हमारे पास में जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप का होगा, और इसमें होंगे हमारे पास में Cl Cl Cl, ठीक है। तो इसकी अकेले की बात करें, तो इसकी अपने बात करें तो इसमें देखो देख सकते हो ये एक टाइप की BCC स्ट्रक्चर की तरफ फॉर्म हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली BCC नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे Cl है, चारों कॉर्नर पे सीजियम है हमारे पास में, और जो सेंटर है उसमें हमारे पास में Cl एटम है। तो इसको कुछ इस टाइप से बना सकते हैं अपने, चारों सेंटर पे सीजियम, जो चारों कॉर्नर 8 कॉर्नर है इस पे सीजियम है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में Cl होगा हमारे पास में। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी ये हमारे पास में सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर होगी, और ये हमारे पास में नॉन प्रिमिटिव होगा। नॉन प्रिमिटिव यदि अपने सीजियम क्लोराइड को यदि अलग अलग एटम को अलग अलग कंसीडर करें, वन बेसिस एटम नहीं, ये 2 एटम बेसिस है हमारे पास में, तो यदि ये जो हमारे पास में यूनिट सेल होगा वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन यूनिट यदि अपने 2 एटम बेसिस की बात करें तो 2 एटम बेसिस के लिए ये परमिटिव यूनिट सेल की तरह बिहेव करेगा, और 2 एटम बेसिस, 2 एटम बेसिस इट
बिहेव लाइक परमिटिव यूनिट सेल। 2 एटम बेसिस मतलब एक सीजियम एक क्लोराइड, क्योंकि सीजियम के 8 हमारे पास में एटम है, 8 कॉर्नर्स पे हैं, 1/8 × 8, और एक Cl का है जो इसके सेंटर में है। ठीक है, तो कंप्लीट एक मॉलिक्यूल हमारे पास में इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर होगा। एक सीजियम का कंप्लीट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक सीजियम का होगा और एक Cl का होगा हमारे पास में। ठीक है, Cl का सेंटर में है और सीजियम का हमारे पास में चारों कॉर्नर पे है। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें या चलो पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें, एन इफेक्टिव। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें तो सीजियम के जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे वो 1 होंगे, 8 × 1/8, और एक Cl होगा हमारे पास में। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 2 होंगे। 2 मतलब एक हमारे पास में इसमें से, इन दो में से एक सीजियम होगा एक Cl होगा। लेकिन मॉलिक्यूल की बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? एक ही मॉलिक्यूल होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यदि अपने, कोऑर्डिनेशन नंबर इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यदि अपने सीजियम को ओरिजिन कंसीडर करें तो यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट होगा वो कौन सा होगा? सीजियम को अपने यदि अपने सेंटर कंसीडर करें तो हमारे पास में, या Cl को अपने ओरिजिन कंसीडर कर ले, Cl को अपने ओरिजिन कंसीडर कर ले, ये O पॉइंट है हमारे पास में, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी? या ऐसे भी कर सकते हो, सीजियम को ओरिजिन कंसीडर कर लो, इसके अराउंड 8 Cl होंगे हमारे पास में। तुम बना सकते हो यहाँ पे एक क्यूब बना सकते हो इस टाइप से, सीजियम को बीच में ले लो इस टाइप से, तो इसके 8 के 8 कॉर्नर पे Cl होगा, सीजियम को बीच में ले सकते हो। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी? डायगोनल जो लेंथ है √3 होती है, तो √3a/2 ये हमारे पास में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी हमारे पास में √3a/2। ठीक है, और अब हम बात करें यदि सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे पास में होगा, सेकंड नियरेस्ट नेबर देखो कौन से होंगे हमारे पास में? सीजियम के ये जो Cl था ये तो नियरेस्ट नेबर था, तो सीजियम का सीजियम ही सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा। ठीक है, एक ये सीजियम होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, टोटल 6 होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर था, कोऑर्डिनेशन नंबर था, नियरेस्ट नेबर था, वो सीजियम का Cl था या Cl का सीजियम था। लेकिन सेकंड नियरेस्ट नेबर में सीजियम का ही सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, Cl का ही सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, 6 होगा। और डिस्टेंस की बात करें, सेकंड नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस होगी वो a होगी हमारे पास में, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो a है। ठीक है, और हमारे पास में यदि अपने रिलेशन की बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर और एटॉमिक रेडियस में डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें पता है यहाँ पे जो एक सीजियम और जो Cl है, ये हमारे पास में ये यहाँ पे एक सीजियम है और यहाँ पे एक Cl है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस है? ये हमारे पास में है √3a/2, √3a/2 डिस्टेंस पे है, और ये है R सीजियम और R Cl। तो R सीजियम प्लस R Cl होगा हमारे पास में √3a/, ये इनमें रिलेशन होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस है वो डिफरेंट होगी, सेम टाइप की रेडियस नहीं होगी हमारे पास में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो एक क्यूब होगा हमारे पास में,
मोलिकुलर डेंसिटी की बात करें तो 1/A³ होगा। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल की बात करें A³ होगा। मोलिकुलर डेंसिटी की बात करें 1/A³ होगा हमारे पास। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? एक बार इतना नोट करो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। और कोई पॉइंट तो नहीं मिस कर दिया मैंने? हाँ, पैकिंग की बात करें तो लूज पैक स्ट्रक्चर होगी ये, लूज पैक स्ट्रक्चर। और यदि अपने बात करें एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगा हमारे पास में APF से लिख देते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे पास में? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है हमारे पास में, सीजियम का भी एक है, Cl का भी एक है, तो 4/3 पाई RCl³। ठीक है, 4/3 पाई R सीजियम³। ठीक है, अपॉन A³। और हमारे पास में एक रिलेशन है यहाँ से हमारे पास में RCl + R सीजियम √3a/2। तो इस रिलेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। जब तक RCl और R सीजियम नहीं पता तब तक नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। ठीक है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया, RCl³ R सीजियम³ अपॉन A³ की जगह अपने क्या पुट कर देंगे, 2R सीजियम + RCl अपॉन √3 और इसका क्यूब। तो ये आएगा हमारे पास में ये आ जाएगा 4/3 पाई RCl³ R सीजियम³ अपॉन 2 का क्यूब 8 इंटू √3 का क्यूब, तो 3√3। ठीक है, RCl³ R सीजियम RCl + R सीजियम³। ठीक है, 8 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और 4 से ये नीचे 2 आ जाएगा, तो √3/2 पाई, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा, तो ये आ जाएगा RCl³ + R सीजियम³ अपॉन RCl + R सीजियम का होल क्यूब। ये हमारे पास में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास में सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास में, दैट इज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड ये लास्ट स्ट्रक्चर है जो अपने डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली है। जिंक सल्फाइड की बात करें तो जिंक सल्फाइड जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम डायमंड की तरह ही होगी। सेम डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वही जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर होगी। बट डायमंड में क्या था हमारे पास में, डायमंड में सभी कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे जिंक सल्फाइड में क्या होगा हमारे पास में, जो FCC पोजीशन पे होंगे वो तो जिंक होंगे, और जो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे होंगे हमारे पास में वो सल्फाइड होंगे। ये जिंक होगा, ये जिंक है जो FCC पोजीशन पे होंगे, ये जिंक होगा, और अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे हमारे पास में सल्फाइड होगा। ये टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन है, ये सल्फाइड होगा। यहां से बना दिया था। ठीक है, और कौन सा होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा हमारे पास में अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे, यहाँ होगा हमारे पास में,
यहाँ होगा हमारे पास में। तो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे हमारे पास में सल्फाइड एटम होंगे। यहाँ पे भी हमारे पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे पास में बाकी सेम ही रहेगा, नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जिंक के कितने होंगे हमारे पास में, जिंक के होंगे हमारे पास में, एफसीसी पोजीशन पे भी होगा भाई जिंक, एफसीसी पे भी होगा। तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 जिंक के हमारे पास में होंगे 4। और सल्फाइड के बात करें तो ये भी 4 ही होंगे अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे। तो टोटल हमारे पास में 8 होंगे। ठीक है, सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो ये नियरेस्ट नेबर होगा, नियरेस्ट नेबर जिंक के जो नियरेस्ट नेबर होगा वो हमारे पास में सल्फाइड होगा, लेकिन वहां पे डायमंड में कार्बन कार्बन का ही था। और ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास में √3a/4 होगी। तो यहाँ पे RZn प्लस RCl जो होगा हमारे पास में वो √3a/4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 4 इंटू 4/3 पाई RZn क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई RS क्यूब ओवर A क्यूब। और A का इसके साथ में रिलेशन है, यहाँ से एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो। बाकी सारी चीज़ें सेम ही होगी। इफेक्ट जो डायमंड में जो जो हमने चीज़ें कैलकुलेट की वही होगी, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास में जो हमारे पास में जिंक होगा एफसीसी पोजीशन को कंटेन करेगा, जिंक एफसीसी पोजीशन होगा, और जो सल्फाइड होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे होगा, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पोजीशन पे होगा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिंक सल्फाइड।